पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आज थोड़ा विलंब हुआ है हम लोग के कार्यक्रम में, क्योंकि राजनीतिक सरगर्मी इतना अधिक है कि उसे भी समझना होता है। तो देखिए, बिहार में चुनाव के पहले ही महाभारत जारी है, महागठबंधन में भी और एनडीए में भी। एनडीए में कैसा महाभारत हम लोग देख ही रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा किस कदर नाराज हुए हैं महुआ की सीट को लेकर, और बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है 12 नए उम्मीदवार। जो 12 उम्मीदवार घोषित किए गए, पहले 71 घोषित किए गए थे, 12। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू लगातार बाहर से चुनाव जीतने वाले, उन्हें घर बैठा दिया गया, उन्हें टिकट नहीं मिला है। यह बड़ी खबर। बक्सर में आनंद मिश्रा को टिकट मिल गया, जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, इस्तीफा दिया था, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, बीजेपी के टिकट पर बागी बनकर लड़े थे, तो उन्हें टिकट मिल गया। और लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट मिल गया है। कल ही मैथिली ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन मैथिली ठाकुर ने जब से यह फैसला किया कि वह राजनीति में आएंगे, विरोध भी हो रहा था। और देखिए, मिथिला के लोग ही विरोध कर रहे थे। मैथिली ठाकुर अब चुनाव मैदान में है, उन्हें अब जन नेत्री बनना होगा। देखिए, अभी अभी दिल्ली के एक पत्रकार आए थे, वह बता रहे थे कि मैथिली ठाकुर तो दिल्ली में इंटरव्यू के बदले पैसा मांगती थी, कि इंटरव्यू मैं तब दूंगी जब उन्हें भुगतान किया जाएगा। और मिथिला से लोग बता रहे हैं कि मैथिली ठाकुर ने भले ही देश में नाम कमाया हो, लेकिन गांव देहात में जब कभी किसी ने बुलाया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो यह नाराजगी भी झेलनी होगी। और महागठबंधन में फजियत अब भी जारी है। देखिए, जब इस कार्यक्रम को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, शाम को 6 बजे हैं, तेजस्वी यादव खुदा भी हैं, मालिक भी हैं, सब कुछ वही है। उन्होंने अपने नामांकन का पर्चा भर दिया है, आरजेडी सिंबल जारी कर रहा है, लेकिन अब तक इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वह बता दें बिहार की जनता को कि आरजेडी के उम्मीदवार कौन कौन है और किस किस क्षेत्र से हैं। यह वजह क्यों, यह कारण क्या है? यह कारण इसलिए है क्योंकि अब तक जो कांग्रेस के साथ बातचीत है वह लॉक नहीं हुई है। कांग्रेस की बैठकें दिल्ली में खत्म हो चुकी है, उनके तमाम नेता पटना लौट रहे हैं, लौट भी आए हैं, कई लोग लौट आए हैं, और वीआईपी के साथ भी बातचीत पूरी नहीं हुई है। तो अब देखिए, पहले चरण के नामांकन का दिन 17 अक्टूबर आखिरी दिन है, तो यह दिन भी खत्म हो जाएगा। और आगे क्या होगा, महागठबंधन कैसे चुनाव लड़ेगा, नीतीश कुमार की यात्रा कल से शुरू होनी है। तो महाभारत चुनाव के पहले ही, वोटों के महाभारत के पहले आपस का ही महाभारत इतना गंभीर है कि बात समझ में नहीं आ रही है। और देखिए, बीजेपी के भीतर भी ऐसा नहीं है, बीजेपी के भीतर भी असंतोष। आज राम सूरत राय, जिनका टिकट काटा गया औराई से, अजय निषाद की पत्नी को टिकट दिया गया, अजय निषाद वापस लाए गए, तो आज भाजपा कार्यालय में भी बाबेला हुआ। जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की सूची जारी की और सभी देखकर चौंक गए कि मंजू वर्मा के बेटे को चुपके से टिकट दे दिया गया। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वाली कांड में मंत्री थी उस समय, मंजू वर्मा के बेटे को। वहां राम बालक सिंह, क्या वीडियो वायरल हुआ था, कितना गंदा वीडियो वायरल हुआ था, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। और 57 लोग की सूची में एक मुसलमान नाम नहीं दिखा जेडीयू में। तो क्या जेडीयू ने भी मुसलमानों को अछूत मान लिया? जमा खान के नाम आने की तो उम्मीद थी ना, उन्हें तो कम से कम दे दिए होते। छोटे लाल राय, परसा के राजद विधायक, जेडीयू में शामिल हुए, उन्हें टिकट मिल गया, लेकिन विभा देवी पर अभी फैसला नहीं हुआ है। तो कई, मतलब यह जो संशय है, और दोनों ओर से तमाम स्थितियां परिस्थितियां यह देखने को मिल रही है। अजीत जी, बाकी आगे आपकी टिप्पणी। देखिए, सबसे पहले अभी ऐसा लग रहा है कि एनडीए में चीजें धीरे धीरे स्मूथ हो रही हैं, जिसको आयरन आउट कहते हैं, वो आयरन आउट हो रहा है, सलवटें उसको मिटाई जा रही हैं। अब जो नाराजगी है वो दूसरे तरह की नाराजगी है जी। तो पहला पहला जो चरण था वो पहले दिन इन लोग पार कर चुके थे, नंबर ऑफ सीट्स तय कर लिए थे। जो सीटें, कौन सी सीट कौन लड़ेगा उसकी बात हो रही थी, वो भी काफी हद तक वो चीजें निपट गई हैं। अब ये चिराग पासवान की सूची का इंतजार हो रहा है कि चिराग पासवान किसको किसको उम्मीदवार बनाते हैं, और वो सबको इशारा तो कर ही दिया गया होगा। क्योंकि कल हम एक प्रोग्राम में सुन रहे थे, मैं राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता ने बड़े शान से कहा, बड़े मतलब सहज भाव से कहा, शान से क्या कहे उसको, कि नामांकन में 1 भी घंटा बचा रहता है तो नामांकन हो जाता है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अब 2 ही दिन बचे हैं या 3 दिन बचे हैं। मतलब ये दिखाना कि ये दिखाना एक अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना होता है कि भले कम दिन बचे लेकिन इसकी परवाह नहीं है, हम लोग बहुत कायदे से जा रहे हैं।
तो उस लिहाज से चिराग पासवान के लिए भी अभी देर हो रही है। 2 ही दिन बचे हैं पहले चरण की सीटों के नामांकन में, उनकी भी सूची नहीं आई है। अब उन्हीं की सूची का मामला रह गया कि वो किस तरह के लोग ले आते हैं, क्योंकि पहली सूची जो कथित सूची उनकी पार्टी की जारी हुई थी उसमें तो लगभग 10 सीटें तो बीजेपी जेडीयू ने ही कैंडिडेट उतार दिए। बिल्कुल कल बीजेपी बिल्कुल। ने भी उतारे थे, जेडीयू ने भी उतार दिए। तो इसका मतलब कि वो जो सूची थी वो असली सूची नहीं थी, इसलिए उन्होंने, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अब ये देखना है कि उसके बदले में कौन सी सीटें मिलती हैं, क्योंकि उस सूची में जो नाम था ज्ञानेश्वर जी, वो नाम तो ऐसे थे जिनसे बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रेट हो जाता है चिराग पासवान का। इसी आधार पर लोग कहने भी लगे थे कि भाई 15-17 सीटें या 20 सीट जीत सकता है, उनका तो बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट होगा, क्योंकि बीजेपी जेडीयू की जो मजबूत सीटें थी वो सीटें उनके खाते में थी। बिल्कुल। अब वो सीटें तो बाहर निकल गई हैं, अब जो सीटें आएंगी उनको मिलेंगी, वो अनाउंस करेंगे, उसमें से कितना जीतने की स्थिति होती है ये एक देखने की बात होगी। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के मामले में भी हम लोगों ने देखा कैसे नित्यानंद राय गए उनको मनाने, जैसे चिराग पासवान को मनाने गए थे, वैसे उपेंद्र कुशवाहा को भी मनाने की जिम्मेदारी नित्यानंद राय को दी गई थी। और वो इसलिए क्योंकि दोनों अगल बगल घर है, दोनों का एक ही इलाके से आते हैं, दोनों लोग उजियारपुर और से ये एमपी हैं, जंदाहा उनका घर है, ये सब हाजीपुर वैशाली का इलाका है जहां से ये सब लोग आते हैं। इसी नाते नित्यानंद राय चिराग पासवान को भी मना रहे थे, इसी नाते वो उपेंद्र कुशवाहा को भी मना रहे थे। और आपने देखा, कभी सुना था इसके पहले कि भारत का गृह राज्य मंत्री किसी एक नेता को एयरपोर्ट छोड़ने जाए? उसको तो सब लोग रिसीव करने जाते हैं। गृह राज्य मंत्री देश में कहीं जाते हैं तो लोग उनको रिसीव करने जाते हैं, लेकिन आज नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ने गए एयरपोर्ट तक। तो वो जो एक जो बॉन्डिंग दिखाने की बात है ज्ञानेश्वर जी, साथ भी रहे जब अमित शाह साथ में गए, वही साथ में गए, उनके साथ गए दोनों लोग। तो हम उस तरह से जो प्रोजेक्ट किया गया, मान लीजिए कि अगर इससे उपेंद्र कुशवाहा के लोग खुश हो रहे हैं कि देश का गृह राज्य मंत्री छोड़ने आया, तो बीजेपी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी चाहेगी कि ये मैसेज जाए, क्योंकि हम वही अभी कहने जा रहे थे कि माफ करिएगा, उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट पर खुश कर लेने का या 6 सीट का मामला नहीं है। मामला उनके साथ केमिस्ट्री बनाने का है, जो हम पहले भी कहे थे कि उनके साथ एक केमिस्ट्री आएगी। ये सिर्फ नंबर का गेम नहीं है कि उनको 6 मिला या उस इलाके में बीजेपी कितना लड़ रही है या जीतन राम मांझी को 6 मिला। असली मामला नंबर गेम से आगे का है, केमिस्ट्री बनाने का है। और हम पहले भी एक बार आप ही के प्रोग्राम में बातचीत में कहा था हमने कि राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है, वो मैथमेटिक्स तो है लेकिन अर्थमेटिक नहीं है, कैलकुलस है। मैथमेटिक्स का एक दूसरा पार्ट कैलकुलस होता है, जिसमें उस कैलकुलस में कई हिडन फैक्टर होते हैं और कई वेरिएबल्स होते हैं जो अर्थमेटिक में नहीं होता है। तो वो हिडन फैक्टर्स और वेरिएबल्स जो हैं उसको ठीक करना पहली जिम्मेदारी अभी बीजेपी कर रही है। आप कह लीजिए, कहिए, उसके बाद हम कहते हैं। देखिए अजीत जी, लेकिन केमिस्ट्री फिर से गड़बड़ होती दिखाई पड़ रही है। देखिए, जिस महुआ सीट को लेकर विवाद फंस गया, वैशाली की बात हम कर रहे हैं। महुआ सीट पहले आरएलएम के खाते में दी गई थी, फिर अचानक से कल वह सीट एलजेपीआर के खाते में चली गई। देखिए, महुआ से उपेंद्र कुशवाहा को अपने बेटे को चुनाव लड़ाना है और 17 तारीख को नामांकन की तारीख तय कर ली गई थी और चिराग पासवान को संजय सिंह को लड़ाना है। संजय सिंह राजपूत है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे स्वाभाविक तौर पर कुशवाहा हैं। तो अब देखिए सीट किसके खाते में रहेगी, जब लिस्ट जारी होगी तो मालूम हो जाएगा। मैंने उपेंद्र कुशवाहा से संपर्क साधने का प्रयास किया था, चिराग पासवान से भी संपर्क साधने का प्रयास किया था, दोनों फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। अब देखिए महुआ की वास्तविक स्थिति क्या हो गई। यदि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे चुनाव लड़ते हैं तो राजपूत नाराज हो जाएंगे कि राजपूत को जाती हुई सीट छीन ली गई, और यदि संजय सिंह चुनाव लड़ते हैं एलजेपीआर चिराग पासवान के उम्मीदवार, तो कुशवाहा नाराज हो जाएंगे, कुशवाहा को लड़ने का मौका नहीं दिया गया। तो काराकाट वाली स्थिति फिर से बनती हुई दिखाई पड़ रही है और इसका असर वैशाली के कई विधानसभा क्षेत्रों में हो जाएगा। इस खतरे को भी आकलन किया जाना चाहिए। हाँ, तो वो वही कह रहे हैं ना कि अभी उस जो हिडन फैक्टर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनको एड्रेस किया जा रहा है कि उससे कोई ऐसी अंतरधारा न पैदा हो जिससे नुकसान हो जाए, काराकाट टाइप का हो जाए, या लोकसभा में जैसे काराकाट की वजह से औरंगाबाद, आरा, बक्सर सब सारी सीटें प्रभावित हुई थी, वैसा कुछ ना हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा को तो ये लग रहा होगा कि भाई मुकेश रोशन भी लड़ते हैं और तेज प्रताप यादव भी अगर लड़ने आ जाते हैं वहां, तो सीट निकालना, ये महुआ की लड़ाई आसान हो जाएगी, महुआ चुनाव हम जीत सकते हैं। और यही बात लोक जनशक्ति पार्टी के भी नजर में होगी कि अगर कोई भी लड़ेगा तो अगर आरजेडी का वोट बट रहा है तो जीतने की संभावना है। तो जीतने की संभावना के लिहाज से भी महुआ सीट को देखा जा रहा है। लेकिन उस इलाके में लोक जनशक्ति पार्टी ऑलरेडी अपने वैशाली मुजफ्फरपुर में आप देख ही रहे हैं,
दिनेश सिंह एमएलसी हैं, वीणा सिंह एमपी हैं, उनकी बेटी कोमल सिंह गायघाट से लड़ ही रही हैं, और भी दूसरे राजपूत और वो लोग अपना कैंडिडेट दे ही रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी राजपूत कैंडिडेट दिए ही हैं, एक सीट तो कम से कम उनको मिली ही है। तो वो उसको आयरन आउट करने की कोशिश है कि इसको कैसे निपटा लेते हैं। बड़ी तस्वीर हम बता रहे थे वो कि बड़ी तस्वीर ये है कि उनके साथ केमिस्ट्री बनानी है, ताकि वैशाली और ये जो हाजीपुर का इलाका तो है ही, उसके अलावा जो शाहबाद का इलाका है उस इलाके में भी एक केमिस्ट्री बने। और ये दोनों उसमें उस लिहाज से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एक मगध में और दूसरा शाहबाद में, ये दोनों जो बिगड़ा हुआ समीकरण है, जो फॉल्ट लाइन है एनडीए का, उसको ये दोनों ठीक कर सकते हैं। और दोनों दुखी हैं भाई, 6 सीटें तो मना ली आपने, लेकिन वो खुश नहीं है। तो दुखी होने का मैसेज जब जाएगा तो इनके जो सपोर्टर हैं, इनका जो सपोर्ट बेस है वोट का, वो कैसे करेगा, वो कैसे रिएक्ट करता है। अब अगले जब तक चुनाव हो रहा है, पहले चरण का या दूसरे चरण के चुनाव तक, अब सभी पार्टियों को ये देखना है कि ग्राउंड लेवल पर इन तमाम नेताओं के बीच की केमिस्ट्री का मैसेज जाए कि इनकी केमिस्ट्री बन गई है। ये ऐसा नहीं है कि दुखी है, नाराज है, सब एक दूसरे के लिए प्रचार करें। अन्यथा आप सोचिए, जीतन राम मांझी की बहू लड़ रही हैं और इस बार जितेंद्र पासवान फिर चुनाव लड़ रहे हैं, और जिन जितेंद्र पासवान की वजह से पिछली बार पसीने छूट गए थे, अब चिराग पासवान क्या करेंगे, चिराग पासवान जाते हैं या नहीं जाते हैं। अगर पासवान का और मांझी की केमिस्ट्री बनती है या नहीं बनती है, जैसे आपने कहा ना कि या कुशवाहा और राजपूत की केमिस्ट्री का खतरा दिख रहा है, और वो कई जगह से दिख रहा है। हम लोग एक दिन और चर्चा आप ही बता रहे थे कि अगर लेसी सिंह के खिलाफ इमामगंज में जनसुराज ने प्रत्याशी बदल दिया है, पासवान ही दिया है लेकिन शायद प्रत्याशी बदल दिया, जहां तक पासवान है। अच्छा, वो दूसरे पासवान जी। अच्छा, तो चलिए, मतलब पासवान है वहां। पिछली बार जो पासवान लड़े थे, जितेंद्र पासवान, उनको तो बहुत ही वोट आ गया था, 37-38 हजार वो वोट ले आए थे। तो पासवान के साथ केमिस्ट्री मांझी की बननी है। आदमी जो भी हो, वो पासवान के साथ मांझी की केमिस्ट्री बननी है। वो मगध में वो जरूरी है। और जो कुशवाहा राजपूत का आप समीकरण कह रहे हैं, वो आपने उस दिन बताया है कि धमदाहा में मान लीजिए लेसी सिंह के खिलाफ अगर संतोष कुशवाहा लड़ रहे हैं, तो वहां भी आरजेडी डैमेज करने की कोशिश कर रही है, यहाँ अपने कारणों से डैमेज हो रहा है। तो ये दोनों तरफ दोनों गठबंधन अपने एक दूसरे के फॉल्ट लाइन को बढ़ाने या अपना रिपेयर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये फाइनल लिस्ट आ जाएगी किसके, और नाम वापसी की तारीख बीत जाएगी, तब हम लोग ये चर्चा करने की स्थिति में होंगे कि किसके सामने कौन लड़ रहा है। और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंसी से, पटना से और दिल्ली से राजनीति शिफ्ट हो जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तब पता चलेगा कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। अभी मोटे तौर पर जो रिएक्शन है, ज्ञानेश्वर जी, आज हमारी लंबी बातचीत हुई है, हमारे दोस्त हैं, आप भी जानते हैं, अच्छे बड़े पत्रकार हैं, पवन कुमार, वो घूम रहे थे पटना से जाकर के, पटना बेस बना करके, और वो वहां से उन्होंने कहा कि कम से कम 2000 किलोमीटर घूम करके आए हैं, और बड़े गांव में जाकर के, हिंटरलैंड में, उन्होंने कहा कि वो हिंटरलैंड में गए, ऐसा नहीं है कि वो, और सारे फिल्टर्स हटा दिए थे, दिल्ली का फिल्टर, पटना का फिल्टर, बहुत सारा फिल्टर होता है ना, वो सारे फिल्टर हटा करके और आप एकदम से हिंटरलैंड में गए। और वहां से जो उनकी रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट ये थी कि लोग तो नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, लोग लालू यादव की भी बात करते हैं, लेकिन लालू यादव की बातें पुराने संदर्भों में लोग याद करते हैं। इसका मतलब यह है कि नेता के तौर पर यह चुनाव भी लालू और नीतीश के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है, और लोग नीतीश कुमार की स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पिछले 30 साल का, 35 साल का जो फिनोमेनन है, कम से कम अभी इस चुनाव में, ज्ञानेश्वर जी, वो खत्म होता नहीं दिख रहा है, जो हम लोग भी फील किए हैं और दूसरे लोग जो घूम करके आए हैं। टिकट किसी को मिला है, मैक्सिमम जगह उन्होंने ये कहा कि कैंडिडेट जो है वो तो अपनी जगह है, लेकिन लोग नीतीश कुमार की स्कीम्स को, खासतौर से इस स्कीम का कि 1100 रुपया बुजुर्गों के खाते में आ रहा है, बिजली फ्री हो गई है, 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में आए हैं, और ऐसे ऐसे गांवों में से जाकर के उन्होंने रिपोर्ट किया जहां लोगों को हिंदी बोलनी नहीं आती थी, लोग अपने मगही में भी और या अंगिका की भाषा में ही बात कर रहे थे, और वो बता रहे थे। तो इसका ये मतलब है कि अगर नीतीश कुमार वाली केमिस्ट्री ठीक रह जाती है बीजेपी की, हालांकि वो भी अभी बीच में हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार भी नाराज हुए थे, और वो जिस तरह से राजनीति हुई थी, उनको कमजोर करने की जो मैसेज गया था, एटलीस्ट सोशल मीडिया के जरिए जो मैसेज बनाया गया था, अगर उसको ठीक करके और उस केमिस्ट्री के साथ जाता है एनडीए, तो उसको एक एडवांटेज अभी ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। और चुनाव नीतीश कुमार लालू यादव के इर्द गिर्द होता दिख रहा है। जो नए प्लेयर्स हैं, अभी उनको पता नहीं अभी आगे क्या स्टेप लेगा, लेकिन तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों के लिए लोग नाम जान रहे हैं, लेकिन वोट देने की बात आती है तो लोग लालू नीतीश की चर्चा कर रहे हैं, तुलना कर। एक तरह से जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में अभी तक हीरो का नाम होता तो धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन लोग कहते हैं,
तो उस तरह से पुराने उम्र बीत जाने के बाद भी यही दोनों धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन अभी भी बने हुए हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार, लोग उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं बिहार भर। तो ये चलिए, एक बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन बने हुए हैं, लेकिन जेडीयू के भी 57 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई और आपको आश्चर्य नहीं हुआ? देखिए, अभी तो 101 की जारी होनी है, मतलब 57 जारी हो गए, बाकी जारी होंगे 44, कि इन 57 उम्मीदवारों में एक भी मुसलमान नहीं दिखा। जमा खान का टिकट तो कंफर्म हो जाना चाहिए था, सूची में नाम तो होना चाहिए था। क्या नीतीश कुमार भी मुसलमानों को अछूत मानने लगे हैं? और फिर वह वैसे नाम भी दिखाई पड़े कि यह माना गया कि नहीं, चुनाव जीतना है, यह भूल जाओ। मंजू वर्मा को टिकट नहीं मिला, मंजू वर्मा के बेटे को मिल गया। अनंत सिंह को मिलना ही था। उधर समस्तीपुर में रामबालक सिंह किस कारण से बदनाम रहे हैं, उनकी पत्नी को मिल गया। और देखिए, उपचुनाव में जीत दिलाने वाले चाहे अमन भूषण हजारी हों कुशेश्वर स्थान में, उनका टिकट कटा। और वहां अशोक राम जो इंपोर्टेड लीडर हैं कांग्रेस से, उनके बेटे को दिया गया, उपचुनाव में हारे थे। और वहां तो देखिए, तारापुर में विशेष परिस्थितियां थी क्योंकि सम्राट चौधरी लड़ने गए हैं। तो आपको आश्चर्य नहीं हुआ कि भाई नीतीश कुमार ने भी क्या मुसलमानों को अछूत कर दिया? क्योंकि देखिए, आसमा परवीन हो या और भी कई नामे हैं, अंजुम आरा हो, कि मुसलमान बिल्कुल ही गायब हो गए। नहीं, आपको लगता है अभी भी क्या भी लग रहा है कि नीतीश कुमार की सूची में कम से कम 1 या 2 मुसलमान कैंडिडेट होंगे? 1 या 2, मतलब इतना ही हो सकता है। अगली बात थी 3 भी हो सकते हैं, मतलब वो उनके यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार होंगे तो वो प्रतीकात्मक ही होगा। ऐसा नहीं है कि उनकी आबादी के अनुपात में आप प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। नीतीश कुमार भी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये कई बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की मजबूरियां होती हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार के मन में हो सकता है बाद में वो एमएलसी बनाए, और भी बहुत चीजें दे सकते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहते हुए उन्होंने पसमानदा मुसलमान की राजनीति की, अली अनवर को 2 बार राज्यसभा में भेजा, तो नीतीश कुमार की राजनीति बदल नहीं जाएगी रातों रात। लेकिन आप एक प्रतीकात्मक रूप से ही ये देखिए कि जब उनके सामने वो इमारत सरिया के लोग थे या कहा जिसमें उन्होंने टोपी नहीं पहनी थी, उनको भी टोपी पहनाने की कोशिश की गई तो उन्होंने टोपी नहीं ली और मौलाना के सिर पर रख दिया। तो एक कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग की बात हो रही है, जो हालांकि ये बीजेपी का एजेंडा है, ये नीतीश कुमार का एजेंडा नहीं है। नीतीश कुमार का कभी एजेंडा नहीं होगा कि हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो जिसमें बीजेपी का फुटप्रिंट बढ़े। ये नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। यूपी टाइप से वो नहीं चाहते हैं कि कम्युनल पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो बिहार में। लेकिन फिर भी 80-20 की बात हो सकती है, ये किया जा सकता है, क्योंकि घुसपैठ का भी मुद्दा बनाया जा रहा है, एसआईआर को लेकर के वहीं रोक दिया गया, तो ये हो सकता है। फिर भी हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार कुछ मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे। और दूसरी बात जो आपने कही कि ये सम्मान सब आदमी को दिया, चाहे छोटेलाल राय हो या अशोक राम के बेटे हो, कि जिनको हम लेके आए हैं उनको टिकट देंगे। लेकिन अभी विवाह देवी को नहीं मिला है, अभी विवाह देवी को नहीं मिला है। मिल सकता है, उनको टिकट हो सकता है कि मिल जाए। और इस मामले में भी अब विभा देवी वाली बात हो या राम बालक सिंह वाली बात हो या मंजू देवी वाली बात हो, ये आप हम एक एग्जांपल देंगे। जैसे देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को कितनी बदनामी हुई थी, कितना नाम आ गया था उनका। हालांकि सारे मुकदमे खत्म हो गए, उनको किसी मामले में कोई कुछ हुआ नहीं, सब वो पता चला बाद में कि सब पॉलिटिक्स थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया। ऐसा लग रहा था कि क्या हो जाएगा पता नहीं, उनकी टिकट उनको होगी तो दिया। चूंकि विनेबिलिटी फैक्टर है, जो व्यक्ति चुनाव जिता सकता है, जो व्यक्ति सामाजिक समीकरण को जो व्यक्ति प्रभावित कर सकता है, उसको कोई भी पार्टी नहीं छोड़ती। कांग्रेस पार्टी भी नहीं छोड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे कई आरोपी लोग कांग्रेस पार्टी में भी आएंगे, आरजेडी में तो आ ही रहे हैं लोग, सब हर पार्टी में आएंगे। क्योंकि आज आइडेंटिटी की जहां पॉलिटिक्स होती है, वहां जातियों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं हो सकता है कि अगर कोई बदनाम व्यक्ति है और वहां प्रशांत किशोर बड़ा साफ सुथरी छवि का कोई व्यक्ति खड़ा कर दें तो उस जाति के लोग उसके तरफ चले जाएंगे कि बड़े साफ सुथरा छवि वाले व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं होता है। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में ये काम ही नहीं करता, चाहे बिहार हो या देश का कोई भी हिस्सा हो। आप सोचिए, एक सेकंड हम जरा बिहार से अलग निकल के बात करें तो सेंथिल बालाजी, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको हटाइए मंत्री पद से, नहीं तो हम हटाएंगे, जो जेल में रहते हुए मंत्री बने रहे, तो क्या मजबूरी है स्टालिन को कि उनको रखे हुए हैं। उस एक पर्टिकुलर एरिया में वो बड़ी संख्या में वोट को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो कोई भी पार्टी उस व्यक्ति को नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि उसकी कम्युनिटी उसकी पार्टी को नहीं छोड़ती, उस व्यक्ति को नहीं छोड़ती है। तो कम्युनिटी को फर्क नहीं पड़ता है कि उसका आदमी अपराधी है, उसका आदमी अनपढ़ है, उसका आदमी भ्रष्ट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पार्टियों के साथ पार्टियां भी इस बात का नहीं, उन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बदलेंगे तो सब बदलेंगे, नहीं तो एक आदमी कोई नहीं बदलेगा। नीतीश कुमार तो कहते ही रहे हैं कि बकरी के सामने बाघ के सामने बकरी थोड़े लड़ाएंगे। तो जो समीकरण में फिट बैठता है, मजबूत है, विनेबिलिटी फैक्टर है, उसको वो दे रहे हैं। मुसलमान भी देंगे, कुछ और भी बाधित लोग भी उनकी सूची में आएंगे।
देखिए 12 लोगों की सूची नई जारी हुई जो बीजेपी के उम्मीदवार हुए बने हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को घर बैठा दिया गया। 2005 से लगातार जीत रहे थे बाहर से, राजपुताना है, और वहां डॉक्टर सियाराम सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। मैथिली ठाकुर अलीनगर से चुनाव लड़ेंगी और बक्सर से आनंद मिश्रा। तो देखिए ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को घर बैठाया गया। ज्ञानू ने क्या कसूर किया था? वह तो नीतीश कुमार के भी कभी दुलारे थे, लेकिन बीजेपी पर भी बरस पड़ते थे कि सरकार में कमीशन खोरी है, सरकार में भ्रष्टाचार है, घुसखोरी है। सजा मिल गई ना। हाँ, ये तो उन्होंने कहा था और बार बार ये भी कहते थे कि हमको टिकट कट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको नहीं लड़ना, हम नहीं भी लड़ सकते हैं, हम मतलब ऐसा नहीं है कि लड़ना हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये बातें भी वो कहते थे कि टिकट कट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा लग रहा है ज्ञानेश्वर जी, हालांकि इसको हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो सर्वे की रिपोर्ट्स में बी और सी ग्रेड की कुछ सीटें थी कैंडिडेट्स की वजह से, उसकी वजह से भी कुछ कैंडिडेट बदले हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के तो 10-11 विधायकों के टिकट पहली लिस्ट में कटे थे और उसके बाद लड़े हुए कैंडिडेट में भी 10-11 नए कैंडिडेट दिए थे, उनको भी बदला था भारतीय जनता पार्टी ने। जो पुराने कैंडिडेट थे उनको बदला था। उस सीट के सर्वे के हिसाब से इन लोगों ने बदला। हालांकि कई लोगों को मिल गया। हमारे शहर में, हमारे जिले में सीटें थी, सर्वे रिपोर्ट विद सिटिंग एमएलए के खिलाफ थे, लेकिन कैंडिडेट वो लोग टिकट ले गए। और आपने देखा ही कि एक नेता ने कैसे ट्वीट किया कि सर्वे गया तेल लेने। तो वही तो वो सब चीजें हुई हैं। ये हो सकता है कि ये सर्वे की वजह से कटा हो, पुराने बयानबाजी की वजह से कटा हो, या कोई किसी नेता को शकल पसंद नहीं आ रही हो। यहाँ तो ये भी होता है। बिल्कुल। मैथिली ठाकुर कितना फायदा दिला पाएंगे? और आनंद मिश्रा बक्सर में उम्मीदवार बन गए। और बक्सर में 20 स्थानीय उम्मीदवार थे, बीजेपी के नेता थे, तिकताती थे, उन्होंने सामूहिक रूप से विद्रोह कर दिया है, क्योंकि आनंद मिश्रा को भी लोग स्थानीय मानने को तैयार नहीं है। तो यह स्थिति परिस्थिति भी कायम है। तो वो तो बड़ा सेंसिटिव इलाका है, लेकिन आनंद मिश्रा ने अपनी आइडेंटिटी बनाई है। वो टिकट तो ठीक दिया गया है। यह अन्याय होता अगर उनको टिकट नहीं दिया जाता। तो वो इतने महीनों वर्षों से काम कर ही रहे हैं और एक आइडियोलॉजिकली अपने को अलाइन किया हुआ है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए उनको टिकट दिया। तो ये अभी थोड़े दिन की बात है। जो टिकट के पाने वाले लोग होते हैं वो लोग नाराज होते हैं, लेकिन आम आदमी में नाराजगी नहीं होगी। आम आदमी में उनकी एक अच्छी छवि है। और देखिए निर्दलीय लड़के अगर 30-32 हजार वोट ले आए थे, इतना ही ले आए थे, ये से कुछ ज्यादा ले आए पार्लियामेंट में। तो ये वो निश्चित रूप से एक ही 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से ज्यादा वोट आए होंगे उनको, लेकिन ये तो उनका अपना वोट हुआ ना, पर्सनल वोट हुआ। तो ये मामूली बात नहीं होती है कि लोकसभा चुनाव में भी इतना वोट कोई आदमी ले आए, लड़ने में सक्षम हो, इतनी हिम्मत दिखाए। तो असेंबली में उनकी टिकट ठीक है। मैथिली ठाकुर की टिकट मेरे नजर से, मेरे विचार से बिल्कुल ही गैर जरूरी था। एक उनको भी सोचना चाहिए था, उनके पिताजी को भी सोचना चाहिए था कि अभी कोई लड़ने की उम्र नहीं है। आप बहुत सच्चे तरीके, सही तरीके से सोच करके ये टिकट नहीं दिया गया। आप एक आइडेंटिटी है उनकी, एक आइडेंटिटी है, लोक गायिका है, मिथिला से उनकी आइडेंटिटी भी जुड़ती है, लेकिन अभी इतनी बड़ी आइकॉन नहीं है कि वो आपको उस पूरे इलाके में फायदा पहुंचा सके। फायदा आइकॉन तभी पहुंचा सकता है जैसे पवन सिंह थे। पवन सिंह से हमने पहले भी कहा था कि वो आइडेंटिफाइड हो गए थे अपने कास्ट से, एक खास कारण से, तो वो ज्यादा फायदा दे सकते हैं। मैथिली ठाकुर का तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। ऐसी नहीं है ना कि उन्होंने अभी दिल्ली के एक पत्रकार मिलने को आए हुए थे कि वह इंटरव्यू लेने गए, तो इंटरव्यू देने की एक कीमत तय कर दी गई कि मैं इंटरव्यू दूंगी, इसकी कीमत है। और दरभंगा से लोग बता रहे हैं कि भले ही वह देश दुनिया में नाम कमा चुकी, लेकिन उसे गांव जवार में बुलाया जाता था तो कहती थी तब आऊंगी जब इतने पैसे मिलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये अब आइडेंटिटी बनाई होती कि आप मिथिला के लिए बहुत कुछ कर रही होती, देश भर में घूम करके मिथिला का प्रचार कर रही होती, मिथिला आर्ट, पेंटिंग, मखाना, आप ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। अपने यहाँ आकर के कार्यक्रम करती, लोगों को जोड़ती, तो ये नहीं किया हुआ है। आइडेंटिटी ऐसी नहीं है। तो हमको एकदम एक कंपैरिजन ध्यान आया कि इसी तरह से जाते समय में आखिरी टाइम में 2014 में जब कांग्रेस हारी थी, उसके 2 साल पहले उसने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया था। बिल्कुल, राज्यसभा तो भेजा ही था, भारत रत्न भी दे दिया था। उस समय उनकी उम्र 40 साल के करीब थी। भाई उस समय उम्र नहीं होती है भारत रत्न देने की। उसके बाद वो इन्वर्टर बेच रहे हैं भारत रत्न लेकर के। तो ये उम्र नहीं थी अभी उनको कि भारत रत्न दे। तो अभी मैथिली ठाकुर की उम्र नहीं हुई है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इतने व्यग्र हो जाए, इतने व्याकुल हो जाए, और न ऐसी पहचान है कि वो उसी इलाके में आपको वोट कन्वर्ट करा सके, बीजेपी के साथ कोई वोट जोड़ सके। ये भी नहीं है। उल्टे नाराजगी अलग है, नाराजगी अलग हो गई। अपनी सीट के लिए अब कैसी लड़ाई होगी, तो मतलब सही सेंस प्रिवेल किया कि उनको बेनीपट्टी से उनके विनोद नारायण झा की जगह नहीं उनको बनाया गया। विनोद नारायण झा जैसे सीजन नेता की सीट पर नजर डाले हुए थे लोग। तो ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। ये डिसीजन मैथिली ठाकुर वाला ठीक है, डिसीजन ठीक है।
बिल्कुल महागठबंधन की ओर चलते हैं। महागठबंधन में तो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। भले ही तेजस्वी यादव ने पर्चा दाखिल कर दिया, कांग्रेस के एक उम्मीदवार को सिंबल नहीं मिला है, और वीआईपी की भी स्थिति क्या है, माले क्या कर रही है, सब देख ही रहे हैं। अब क्या होगा महागठबंधन का? क्या आज रात को भी अनाउंस होगा कि इनकी सीटें इतनी? नहीं, महागठबंधन में तो हम फिर उस दिन वाली बात दोहरा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, कांग्रेस ने पूरा चुनाव पंक्चर कर दिया। हम्म। हाँ, कांग्रेस ने पूरा चुनाव, महागठबंधन का जो मोमेंटम था, वो मोमेंटम दिलाने में राहुल गांधी की भी एक भूमिका थी। भले एसआईआर के लिए घूम रहे थे, लेकिन एसआईआर पर घूम करके तमाम सहयोगी पार्टियों को साथ में रख के उन्होंने एक मोमेंटम बनवाया था। एक ऐसा लग रहा था कि सारी पार्टियां, कार्यकर्ता जागृत हुए थे, तो ये लगा था कि ये एनडीए को इस बार कड़ी चुनौती मिलने वाली है। लेकिन अपनी उस पता नहीं क्या जिद है कांग्रेस पार्टी की, उस जिद में उन लोगों ने पूरे इंडिया ब्लॉक के मोमेंटम को पंक्चर किया है। और ये एकदम जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के आगे बढ़ते बढ़ते राहुल गांधी ने ब्रेक लगवा दिया था और नीतीश कुमार छोड़ करके चले गए थे, बिल्कुल उस तरह की स्थिति बिहार विधानसभा चुनाव में कर दी कांग्रेस ने। अब कांग्रेस का एक आदमी हमको बता रहा था कि भाई, हमने कहा कि क्या है, मतलब ऐसे क्यों आप लोग कर रहे हैं? तो उनका कहना था कि भाई हमारे लिए, हमारे पास खोने के लिए क्या है? हमारा 19 विधायक है और बहुत खराब हो जाएगा तो 10-12 आ जाएगा, हम अकेले भी लड़ेंगे तो 4-5 हमारा जीत जाता है। तो हमको, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास देश भर में 700 विधायक है। सोचे तेजस्वी यादव, मतलब सोचे तेजस्वी यादव। तो ये अब इसका मतलब कि हमारे पास खोने के लिए नहीं है और तेजस्वी यादव को सारी चीजें पानी है, तो तेजस्वी यादव आपकी शरण में आए, आपके चरणों में गिरे, आपकी हर बात माने, आपको ज्यादा से ज्यादा सीट दें, आपको जीतने वाली सीटें दे दें, नहीं तो आप तो डूबेंगे ही, तेजस्वी को भी ले डूबेंगे। अब ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स है। ये कैसी पॉलिटिक्स है? राहुल गांधी दिल्ली में ऐसा नहीं था कि कोई बहुत भारी काम कर रहे थे, तीर मार रहे थे कि तेजस्वी यादव से मिलने के लिए समय नहीं निकला उनको। जी। तो ये जबरदस्ती आपने एक मैसेज बनाया कि दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई। केसी वेणुगोपाल को क्या समझ है बिहार की, जिनसे तेजस्वी यादव मिल करके क्या बात करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान 2004 से चुनाव लड़वा रहे हैं, 2005 से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं। तो अगर वो किसी से मिलते हैं और किसी से बात करते हैं, कुछ पहल करते हैं, तो समझ में आता है। केसी वेणुगोपाल को तो कुछ भी पता नहीं है। तो ये आपने, और कृष्णा अलावरू को भी क्या, अपना 6 महीने में कौन सा बहुत पारंगत तो नहीं हो गए होंगे जितनी जानकारी तेजस्वी यादव या लालू यादव को है या कांग्रेस के दूसरे नेताओं को है। तो एक तो ये जो कांग्रेस की जिद है ज्यादा सीटें लेने की, इस ग्राउंड पर कि हमारे पास खोने के लिए क्या है, जिसको पाना है, जिसको मुख्यमंत्री बनना है, वो हमारी शरण में आए। तो शरण में आकर के, ठीक है, आ भी गए तेजस्वी यादव, दिल्ली आ ही गए थे दिल्ली में बात करने को, तो गए ही, आपने कहा केसीबी से मिलने के लिए, तो केसी वेणुगोपाल से मिले हुए, लेकिन मिला क्या उससे? उससे कुछ नहीं मिला। और कांग्रेस ने अपने साथ साथ आरजेडी के चुनाव को भी पंक्चर कर दिया। अब इतना अविश्वास कांग्रेस और आरजेडी के अंदर है कि आप देख लीजिएगा, कांग्रेस के उम्मीदवारों को अभी तालमेल तो हो जाएगा इन लोगों का, कांग्रेस के उम्मीदवारों को आरजेडी का कोर वोटर जो है वो वोट नहीं करेगा। कम से कम यादव तो वोट करने से हिचकेगा जरूर कांग्रेस पार्टी को होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा बागी भी इतने होंगे कि मत पूछिए। अब हाँ, बाकी तो हो ही जाएंगे। अभी आपने कहा कि हम 76 सीटों पर फैसला कर, ऐसा होता है क्या ज्ञानेश्वर जी? अभी एक बात इसमें बता दें कि बीजेपी की जब सीईसी हो गई 12 तारीख को, और जब 24 घंटे तक, 36 घंटे तक लिस्ट नहीं आई, तो पूरी बेचैनी हो गई कि भाई ऐसे कैसे प्रधानमंत्री की बैठक, प्रधानमंत्री जिस बैठक में शामिल हुए और वहां जो नाम अनाउंस हुए हैं, तय हुए हैं, वो आप कैसे नहीं घोषित कर रहे हैं? आज तक नहीं हुआ था कि बीजेपी की सीईसी में प्राइम मिनिस्टर बैठे हों और उसके बाद 12 घंटे से ज्यादा नाम रुक जाए। फिर भी 14 तारीख को दिन में अपना बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी 71 की। ये प्रधानमंत्री के सम्मान की बात थी कि प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा बैठे, नाम तय कर दिए और आप नाम नहीं घोषित कर रहे हैं। यहां देखिए, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी बैठी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, सोनिया गांधी बैठी। उस बैठक में सोनिया गांधी ने बल्कि अध्यक्षता की, शायद उस समय पता नहीं ठीक होकर के आए थे कि नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, और सीईसी हो गई, 2 बार हो गई सीईसी की बैठक और नाम तय हो गए, और आप नाम अनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो काहे सीईसी की बैठक की है भाई? किस बात के लिए सीईसी की बैठक की आपने, जब आपको नाम ही घोषित नहीं करना था? कम से कम सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सम्मान का तो ख्याल रखते हैं। बिल्कुल आपने सीईसी करा ली, प्रेशर बनाने के लिए आप कह रहे कि सीईसी हो गई, नाम इतने तय कर लिए, 76 नामों पर विचार हो गए। हमको एक कार्यक्रम में आज 1 हफ्ते होने जा रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, सुप्रिया श्रीनेत ने कहा था कल सवेरे 25 लोगों के हम लोग नाम जारी कर रहे हैं, और उसके 5 दिन हो गए, आप एक नाम नहीं जारी कर पाए। भाई इतनी ही हिम्मत दिखा देते कि हम सिंबल दे रहे हैं, जैसे सीपीआई-एमएल के लोग दे रहे हैं, या जैसे नीतीश कुमार ने सिंबल देना शुरू कर दिया, टिकट की घोषणा होने के पहले उन्होंने सिंबल देने शुरू कर दिए थे, इतनी ही हिम्मत दिखा देते। तो वो हिम्मत भी नहीं हो रही है, और तेजस्वी यादव को झुकाने की भी चाहना है। तो ये तो कांग्रेस पार्टी ने, और हम फिर कल भी आपको प्रोग्राम में कहे थे यहाँ आपके साथ बातचीत में, कांग्रेस पार्टी बिहार में परजीवी पार्टी है।
पता नहीं इस बात को कैसे नहीं समझ रहे हैं भाई। आपका जी। जो आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ लालू यादव है, आपका स्ट्रेंथ एमवाई का समीकरण है जो लालू यादव का समीकरण है। आपके उस स्ट्रेंथ में कुछ दलित वोट जुड़ेंगे, कुछ कुशवाहा वोट जुड़ेंगे, उस स्ट्रेंथ पर आपको कुछ वोट आएगा। आप देखिए एक ही बार जब 2010 में कांग्रेस अकेले लड़ी थी तो उसको 9% वोट आया था। 243 सीट लड़के 9% वोट ले, ये तो स्ट्रेंथ है आपकी। चिराग पासवान भी 135, उतना वो तो हो सकता है प्रशांत किशोर को आ जाए, आ ही जाएगा 9% वोट। तो भैया आप 9% निर्दलीय को वोट आता है बिहार में, 9.5%। निर्दलियों को 9.5% वोट आता है बिहार में। पिछली बार 8.5% था, उसके पहले 9.5% था। और जब कांग्रेस लड़ के 243 सीट ज्ञानेश्वर जी 9% वोट ले आई थी तो 14% वोट निर्दलियों को आया था। तो आप सोचिए निर्दलियों से कम वोट आपको आया था 2010 में, आप अकेले लड़े थे तो। और चिराग पासवान 135 सीट लड़ के साथ 6% वोट ले आए। और आप किस स्ट्रेंथ पर बड़ा बन रहे हैं? राहुल गांधी को, ठीक है राहुल गांधी के बारे में एक धारणा बनी है, वो अपोजिशन से लड़ रहे हैं, लेकिन सारे प्रयोग आपको बिहार में करने जहां आपका रियल चांस था कि आप एनडीए को फाइट कर सकते हैं। पिछली बार आप बहुत कम अंतर से रह गए थे पीछे, इस बार आप जीत सकते थे, टक्कर दे सकते थे, वो संभावना आपने खत्म कर दी। तो ये विशुद्ध रूप से इसमें कल्प्रिट कांग्रेस पार्टी है। लेफ्ट के लोग भी कितनी देर इंतजार करते हैं? थोड़े ऐसा है कि आप अनंत काल तक आप इंतजार करेंगे। एक अनुशासित पार्टी है, उसके लोगों ने अपने अनाउंस करने शुरू कर दिए, ठीक है, बल्कि सारी सीट 18 सीटों के तो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी उन लोगों ने। और ये सारा कंफ्यूजन हुआ। आप देखिए क्या सम्मान करना इसको, अगर सम्मान नहीं करते जगदीश शर्मा का, तो आपने ठीक लिखा था, आपने पोस्ट किया था उसमें, और कि अगर सम्मान उनका नहीं बनता है तो ये आपका जो भूमिहार वाला जो समीकरण आरजेडी बनाने जा रही है फेल हो जाएगा, अगर आप उनका सम्मान नहीं बचाते हैं तो। तो ये अगर कांग्रेस के लोग एक ईमानदारी से सब लोग साथ में बैठ करके तय करते तो ऐसी कौन सी मुश्किल चीज थी जो नहीं हो सकती थी? कांग्रेस को 50 सीटों पर लड़ने में क्या दिक्कत है? 50-55 सीट लड़िए, उससे ज्यादा की स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ तो आपकी 30 सीट से ज्यादा लड़ने की नहीं, लेकिन आपको 50-55 सीटें लोग ईमानदारी से दे रहे थे और आपने समूचे इंडिया ब्लॉक के इलेक्शन को पंक्चर कर दिया। पहले एसआईआर पर घूम के पंक्चर किया, 16 दिन टाइम खराब किए, फिर एक मोमेंटम बना, उससे तेजस्वी यादव घूमे, बिहार अधिकार यात्रा निकाले और उसका सीट ही घोषित नहीं हुई। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये एक तरह से समझिए, अभी जैसे यही काम मायावती कह रही होती तो हम सब लोग कह रहे होते कि ऊपर से दबाव है, उस दबाव में नहीं कर रही। बिल्कुल। तो ये क्यों नहीं कोई कहे? अगर आरजेडी का आदमी कहे कि भाई आरजेडी कांग्रेस पार्टी वाले लोग बीजेपी के डर से पंक्चर कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक के चुनाव को, चलिए इसको भी आगे हम लोग डिकोड करेंगे। जी नहीं, ऐसी क्या बात थी कि मनोज झा ने लिख दिया कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तो ट्रोल करने लगे लोग। इमरान प्रतापगढ़ी ट्रोल कर रहे हैं उनको, रागिनी नायक ट्रोल कर रही हैं उनको, दूसरे लोग सब लोग ट्रोल कर रहे हैं। और भाई आप दोस्ती निभाइए ना, जब दोस्ती निभा रहे हैं तो ये तो एक तो आप समझिए, अभी हम अभी तो बाद में हम लोग चर्चा करेंगे जब सबके कैंडिडेट तय हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले अगर कुछ भी एडवांटेज आज है 2%, 3%, 4% का जो सर्वेज में आ रहा है कि एनडीए को एडवांटेज है, और सीरियस सर्वे करने वाले लोगों में, तो उसका कारण कांग्रेस पार्टी है, जिसकी वजह से इंडिया ब्लॉक का सारा कैंपेन पंक्चर हुआ है। चलिए, कारण कांग्रेस पार्टी है। तो देखिए, बिहार की चर्चा, बिहार के चुनाव की बातें हम लोग करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।